आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आप जैसे जानते हैं कि एक बर्निंग इशू पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो है पीएम पैकेज। और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीच में हमारे स्टूडियो आए हैं अ, अजय भारती जी, जो कि फॉर्मर एमएलसी हैं। और एक बीजेपी की कोर कमेटी भी बनी है, एक कमेटी है जो इस पे नजर बनाए रखी है। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके दर्शकों को भी मुझको यहाँ अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद। अजय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमने इस मुद्दे को बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं, कुछ समय से बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं हमारी इसके ऊपर। लेकिन कल हम ऑन ग्राउंड जाके हमने उन बच्चों से बात की जो पिछले 190 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और वहाँ पे हमने एक स्लोगन देखा, रीलोकेशन। रीलोकेशन, वो बार बार उसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनसे पूछ रहे हैं रिलोकेशन के बारे में, वो कह रहे हैं कि रिलोकेशन का मतलब कुछ और है। रिलोकेशन वो नहीं चाहते कि वो परमानेंट जम्मू आ जाए। फॉर अ टाइम बीइंग उन्हें घर से काम करने के लिए एक ब्रीदिंग टाइम दिया जाए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? रोहित जी, जैसे आपने शुरू में एक बात का जिक्र किया, आपने ध्यान दिलाया कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक कमेटी बनी है, मैं उसका भी एक सदस्य हूँ। उसके सामने भी जब चाहे वो पैकेज के एम्प्लॉयज़ हो, नॉन पैकेज एम्प्लॉयज़ हो, या रिजर्व्ड कैटेगरीज के जो लोग हैं, वो जी। जब आए थे, उन्होंने जो मेमोरेंडम हमको दिए उसमें भी रिलोकेशन शब्द नहीं है। फिर भी वो यूज कर रहे हैं। सच पूछे तो मुझे भी इसका औचित्य समझ नहीं आ रहा है। वो खुद कर रहे हैं कि या किसी के कहने पर कर रहे हैं। मैं ये आई ग्रांट इट टू देम कि चलो वो मान लीजिए खुद ही कर रहे हैं। लेकिन समझने की बात है कि वास्तविक मुद्दा जो है इस सारे के आधार में है, वो है सुरक्षा। जी। कश्मीर घाटी में ये चूंकि एम्प्लॉयज है, एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि यहाँ पर वो अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और हम समझ रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको सुरक्षित वातावरण, एक ऐसा जो न केवल उनके घर पर जहाँ पर वो रात को रहते हैं, बल्कि वहाँ पर भी जहाँ वो काम करते हैं, और अपनी घर से जहाँ वो रहते हैं वहाँ से लेकर वर्क प्लेस तक और वापस, इसमें वो नॉर्मल उनकी सुरक्षित ऐसी जिंदगी कैसे रहे, ये वास्तविक मुद्दा है। जी। जी। कश्मीर घाटी में इस वक्त जो माहौल बना है, उसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं, टेररिस्ट के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं टेररिज्म के साथ, और टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स जो है, उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी में जो शिफ्ट करके, क्योंकि वो अब सेना और सुरक्षा बलों के साथ सीधे टक्कर नहीं ले पाते हैं, उनकी वहां पर दाल नहीं गल रही है, इसलिए वो आम निहत्थे व्यक्ति पर, एक अनजान व्यक्ति कहीं पर बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, अनसस्पेक्टेड ऐसे सिचुएशन में बैठा है, उसको टारगेट बनाकर बहुत अपने हिसाब से बहुत बहादुरी का काम करते हैं, सिर्फ न्यूज में रहने के लिए कर रहे हैं। उनका जो भी ऑब्जेक्टिव रहे, लेकिन ये जो इनोसेंट व्यक्ति की जब जान चली जाती है, तो वो परिवार और वो सारा एरिया, वो सारा समाज हिल जाता है। इसलिए सुरक्षा एक बहुत ही जेन्युइन कारण हम समझते हैं। इसको एड्रेस करना ही मूल समस्या का समाधान है। बाकी शब्दों को हम इग्नोर करें तो अच्छा रहेगा। जी। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने कल भी बात की एक एपेक्स कमेटी, जो 2009 और 2010 में जो एपेक्स कमेटी थी, उन सब के नाम हमारे पास हैं। हमने कल भी बताया। अजय जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब 2009 में एक एपेक्स कमेटी बनी है, उसमें हमारी कम्युनिटी के कुछ लीडर थे जो उस कमेटी में थे। आपको नहीं लगता कि अगर उस टाइम पे उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया होता, या उन्होंने सरकार से रिवोल्ट किया होता उस टाइम पे कि भाई प्रॉपर वे में इनको जाना चाहिए, चाहे फिर वो बॉन्ड की बात आई, वो क्या वजह रही कि उन लोगों ने उस टाइम पे इसे सीरियसली नहीं लिया? रोहित जी, ये एक इतना बड़ा विषय आपने छेड़ा है, जिसको सचमुच में समाज को समझने की बहुत आवश्यकता है। इसके कई हिस्से, लेकिन प्रमुखता से दो हिस्सों में मैं इसको देखता हूँ। एक वो कि क्या वास्तव में वो जो एपेक्स कमेटी थी, क्या वो कोई डिसीजन ले पा रही थी?
उस एपेक्स कमेटी में जिन सदस्यों के आपने जिक्र किया कि आपके पास वो लिस्ट है, आपको भी ध्यान में आया होगा कि उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब हमारे साथ नहीं है, वो दुनिया छोड़कर चले गए हैं। उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए जो आज भी अपने को समाज में एक्टिव रखे हुए हैं और समाज को अपने हिसाब से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है वो बताएं कि सचमुच में क्या उन्होंने इस एपेक्स कमेटी में कभी पीएम पैकेज को डिस्कस किया, अगर डिस्कस किया तो किसने क्या कहा, ये समाज के सामने उनको रखना चाहिए। जो बातें हमारे ध्यान में है, हमारे हिसाब से वहां एपेक्स कमेटी के लोगों को बिठाया जाता था, चीफ मिनिस्टर साहब आते थे या रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब आते थे, वो अपना भाषण सुनाकर चले जाते थे, उसी को स्टेटमेंट ऑफ द कमेटी बताया जाता था। ये इसका एक पहलू है। मैं इसको सुना हुआ हूं इसलिए मैं वहां नहीं था, मैं इसको इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उन सदस्यों को जो अभी भी समाज में एक्टिव है उनको आकर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू भी है, जो ये पीएम पैकेज जो तथाकथित प्रचार किया जाता है कि ये कांग्रेस के टाइम की ये बनी, इसकी जेनेसिस में जाना अगर है कि ये पैकेज बना कैसे, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा और आपके दर्शकों को भी रिकमेंड करूंगा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है, होम अफेयर्स पर भी है। उस होम अफेयर्स कमेटी की 137वीं 137th रिपोर्ट को पढ़िए, उसमें इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। 2001 के मई मास में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यहां पर जो तत्कालीन यहां की सरकार एक अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को लेकर एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसके नाम पर दिल्ली से पैसे लाती थी, उसको वहां पर उन दिनों 2001 में जो वाजपेयी जी की सरकार थी, उसने मई मास में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पायलट प्रोजेक्ट बनाकर टू बिगिन विद 10 करोड़ का फाइनेंस भी करवा दिया और इनको कहा कि ये जो आप इधर उधर की जो ये कर रहे हो, इसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके में रिहैबिलिटेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट बनाइए जी। वहां से चलकर 2004 में जब भारत के लोगों ने तय किया कि हमें वाजपेयी जी की सरकार को बदलना है और नई सरकार आई, तब उन्होंने जो भी कुछ किया हो, किस दबाव में क्या किया हो, लेकिन अगर पढ़ना हो तो सुषमा स्वराज जी इसकी चेयरपर्सन थी। उन्होंने 2005 से लेकर 4 से ही शुरू हुई थी, लेकिन 2005, 6, 7, 9 लगातार उन्होंने कितना इस पर काम किया है, वो उस 137th, 169th, 174th उसमें इतनी रिपोर्ट्स हैं। खासकर मैं बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ 137वीं रिपोर्ट भी पढ़ेंगे तो आपको उसका पूरा डिटेल मिलेगा कि जो इवन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, तब भी जो यहाँ की सरकार या तत्कालीन जब जो सरकार बदल गई थी, उन्होंने उस पर क्या किया, उसका पूरा डिटेल है। एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा, इस प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में 6000 सरकारी नौकरियों की एक बात कही गई थी, जिसमें से 3000 जम्मू कश्मीर की सरकार को और 3000 भारत सरकार, केंद्र सरकार को उसका खर्चा वहन करना था। इसी सरकार ने, जो यहाँ की सरकारें थी, उन्होंने जो इस डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी के सामने, जो पार्लियामेंट्री पैनल के सामने जो रिपोर्ट दी है, 2014 तक 2200 लोगों के सिर्फ ऑर्डर्स इशू हुए थे, जिनमें से सिर्फ 1470 लोगों ने ज्वाइन किया था। और 2014 में जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास जो स्टेट का शेयर था 3000, उसकी हमारे पास पैसा नहीं है। जो 2014 में जब सरकार दोबारा बदल गई और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद इसमें स्पीड अप हुआ, उसके बाद इसमें ट्रांजिट अकोमोडेशन ऐड हुई, उसको भी डिले करने की बहुत सी कोशिश हुई है। लेकिन पीएम्स पैकेज कैसे बना, कहां से शुरू हुआ, मैं अपने समाज के सब लोग जागरूक है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनको पढ़ना चाहिए, सिर्फ किसी के प्रचार में आना नहीं चाहिए। खासकर उनको जो देश विरोधी पार्टी कहे या जो ऐसी ताकतों के हाथ में और वुड बी यूजफुल एलिमेंट्स बनकर घूम रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जी जी, अजय जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि
एकोमोडेशन की बात हुई, अभी आपने एक कमेटी फ्रेम की है, तो क्या अभी जो अगर सपोज ये कल को वापस जाते हैं तो एकोमोडेशन के लिए क्या प्रॉब्लम जो ये फेस कर रहे हैं, एकोमोडेशन की बात भी है। आपको ध्यान में होगा कि हम डॉक्टर निर्मल सिंह जी के जो हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री जी हैं, स्पीकर हैं यहाँ के, उनके नेतृत्व में जब हम गए तो हमारी जो खासकर ड्यूकॉम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो बात हुई है, ये सबसे मेजर इशू है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो चाहे वो पीएम पैकेज के अंडर रिक्रूट हुए हैं, वो लगभग 5,500 लोग, जो ऑल रिजर्व कैटेगरीज के भी 3,500-4,000 के लगभग वो लोग, नॉन पीएम पैकेज में भी एक बड़ी संख्या है, 1,000-2,000 लोग वो भी, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिसमें से लगभग 85 to 90% रेंटेड अकोमोडेशन पर रहे जी। एक आंकड़ा हम जो बताया गया है कि 1200 से लेकर 1500 तक ही अभी तक अकोमोडेशन रेडी हैं। हाँ, इस दिसंबर के एंड में और जून जुलाई 2023 में और बड़ा एक चंक तैयार हो जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है। हमने भी जो काम देखा है कि कई जगहों पर अच्छी स्पीड से चल रहा है, लेकिन इसको तो पहले ये एडमिटेड फैक्ट है कि इस ट्रांजिट अकोमोडेशन को तैयार करने में एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ, कहीं पर अननोइंगली, कहीं पर नोइंगली इसको डिले किया है, इसको डिरेल करने की कोशिश की है, इसलिए वो अभी तैयार नहीं है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है कि वो इनके लिए एक सिक्योर और एक कंफर्टेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करें। फिर उसमें से ये जो नॉन पीएम पैकेज के और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं, वो तो है ही नहीं, इसलिए उनको भी, वो क्या है कि वो समाज में वहां बिखरे हुए स्कैटर्ड वे में रेंट पर रहते हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो कोई इशू नहीं था, देश भर में कहीं पर भी नौकरी लगते हैं, लोग रेंट पर रहते हैं, कोई इशू नहीं था। लेकिन कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये स्कैटर्ड हैं, खुद इनसिक्योर फील करते हैं। अब जिस घर में वो रहते हैं, वो मकान मालिक भी अब इनसिक्योर फील करता है, उसको लगता है कि इनके कारण कहीं मैं भी लपेटे में ना आ जाऊं। तो इसलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इनकी सेफ लॉजिंग एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूकॉम एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एश्योरेंस दी है कि वो इस पर एक बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि वो शायद इसको, चाहे वो रेंटेड या जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन कहीं पर अवेलेबल, फॉर एग्जांपल जब हमारी चर्चा हुई थी तो 2 एरियाज एकदम आइडेंटिफाई हुए थे। एक अपने पामपुर में स्टेटस डिपार्टमेंट के कुछ क्वार्टर्स हैं जो शायद कंसिडर करे जा रहे हैं। बारामूला में रेलवे स्टेशन के पास ही रेलवे कॉलोनी के कुछ क्वार्टर्स हैं, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, वो उसको भी कंसिडर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उसको क्या हो सकता है। वो कुछ रेंट पर, ऐसे भी जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से ही सजेशन था कि कोई बिल्डिंग या कोई होटल्स या कोई ऐसे, जिस प्रकार से प्रोटेक्टेड पर्सनस के लिए सरकार करती है कि वो रेंट पर ले, रेंट बेशक एम्प्लॉय दे, लेकिन वो एक जगह हो जिस पर एम्प्लॉय सिक्योर फील कर सके और सिक्योरिटी एजेंसीज वो अच्छी तरीके से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। स्कैटर्ड लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत प्रॉब्लम है। ये इसका एक पहलू है जो एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड दूसरा इशू भी है, वो लोग जो वहां से निकले ही नहीं, 90 में भी नहीं, बिल्कुल माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े हुए वो लोग, वो भी अपनी एकोमोडेशन होने के बाद चूंकि स्कैटर्ड वे में रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी एक चैलेंज है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन कह भी रही है, और लेकिन अभी उसमें विजिबल उन्होंने क्या क्या किया ये देखने की बात है। ये बड़ा एक कंसर्न है। जी जी अजय जी, हमारे एक डिबेट में एक वो लोग हैं जो कश्मीर से मूव नहीं किया है, उन्होंने, वो कश्मीर में ही रह रहे हैं पिछले 32 सालों से। उनके कुछ सवाल आए थे, मैंने सोचा कि उन्होंने बोला था कि आपसे ये जरूर पूछें। वो चाहते हैं कि उनके लिए पीएम पैकेज की जो जॉब्स हैं वो क्यों नहीं है, उनके लिए कुछ और साधन नौकरी के क्यों नहीं है, मतलब ये सरकार क्यों नहीं उनके लिए कुछ सोच रही है। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेवारी है, और मेरा इसमें बिल्कुल निश्चित मत है। 2 चीजें हैं। एक,
उनकी जॉब, हालांकि वो अब इसमें क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड थी कि हमारे लिए अलग से एक इसमें से नंबर ये किया जाए, अलग से रखा जाए, ताकि हम उसी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हम मानते हैं कि कश्मीर में जिस ढंग से वो पढ़ाई कर चुके हैं, वो शायद जिसने कश्मीर से बाहर पढ़ाई की है उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। ये एक प्रूवन ये चीज़ है उसमें। लेकिन सरकार ने कंसिडर भी किया था, उसका शायद कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसलिए उसकी कोई एक लीगल प्रॉब्लम है, अदरवाइज दैट इज एक्सेप्टेबल थिंग। उसमें हमने एक चीज पर ये भी की है कि इसको ओबीसी या इस तरह से कैटेगरी में रखकर उनके लिए रिजर्वेशन रखनी चाहिए, बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड, राइट। बहुत से कारणों से वो डिप्राइव्ड सेक्शन में आते हैं पॉपुलेशन के, इसलिए उनका ये बिल्कुल अधिकार बनता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको जो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। उसके साथ एक और पहलू भी है, वहां पर जो बहुत ही अच्छे तरह से अपने जीवन इकोनॉमिकली उसका निर्वहन करते थे, वो ऑर्चर्डिस्ट्स है, एग्रीकल्चरिस्ट्स है, जो लाखों रुपए में कमाते थे, लेकिन आज सिक्योरिटी के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो अपने खेत खलियान की ध्यान नहीं कर पाते, इसलिए वो एक्चुअली इनकम लेस है। तो हमारा ये मानना है कि कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान हमने करोड़ों परिवारों को 2, 2.5 साल, 3 साल तक पाला है। भारत सरकार ने एक बड़ा हृदय देकर उन सबको उनके भोजन की व्यवस्था करी है। ऐसे ही ये तो कुछ 100 परिवार है, 1000, 1500, 2000 परिवार है, इनकी सस्टेनेंस की हम ये नहीं कह, मान लीजिए लीगली एक शायद वो पॉसिबल ना हो कि हम उनको एज माइग्रेंट रजिस्टर करें, हो सकता है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो दुविधा है वो है, लेकिन इनको एक एश्योर्ड सस्टेनेंस कैसे मंथली उनको हम प्रोवाइड कर सके, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू भी मानते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों इशू के हिसाब से ये एक ऐसा आपातकाल है, जब तक आपका वो सिक्योरिटी सिनारियो रेस्टोर टू नॉर्मलसी नहीं होता है, तब इनकी जीविका का, इनकी देखभाल का ये जिम्मेवारी समाज और सरकार दोनों को उठाना चाहिए। जी, अंत में आपका एक मैसेज जो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं 190 दिन से, चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉय हो या रिजर्व कैटेगरी के हैं जो यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे, उनके लिए एक मैसेज आपका? वो इतने समझदार लोग हैं, उनको तो किसी के मैसेज की वैसे ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी मैं उनको एक चीज़ कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के नाते भी और प्रैक्टिकली समाज में बहुत दिनों से एक्टिव होकर जो मैंने देखा है कि इस सरकार से बेहतर सरकार आपके लिए कभी रही होगी, ऐसा तो मेरे को ना लगता है और ना आंकड़े ऐसा बताते हैं। आप किसी के बहकावे में आकर सरकार को बदनाम करने की चेष्टा न करके अपनी समस्याओं पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा उनसे निवेदन है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। ये थे अजय जी जो कि जिन्होंने बहुत काम कर रहे हैं, ये भी इस इशू को लेके, इस मुद्दे को लेके आप सबके लिए काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी और हमारा जो मुद्दा है एपेक्स कमेटी का, उसे हम फिर से करेंगे, और मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ हम बातचीत जरूर करेंगे उस कमेटी में जो थे, उन्हें हम कल आपके सामने जरूर लाएंगे। कोशिश करते हैं जितने ज्यादा उसमें लोग आ सकते हैं, कल लाइव डिबेट में उनके साथ जरूर आएंगे। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया खर के साथ मैं रोहित भट्ट।